प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल समिट में दोनों देशों के बीच चिलाहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का किया उद्घाटन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज संचार उपग्रह CMS-01 PSLV C-50 रॉकेट का करेगा प्रक्षेपण। टीवी चैनल, एजुकेशन और टेलीमेडिसिन में मिलेगी मदद। किसान आंदोलन के बीच प्रदेश के किसानों को लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। संगठन से लेकर सरकार तक किसानों से संवाद स्थापित करने के लिए कर रहा है किसान सम्मेलन। और उन्नाव जनपद के सिरौती गांव की शिक्षिका स्नेहिल पांडे छात्रों को ऑडियो बुक के माध्यम से दे रही हैं शिक्षा। कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा लेने में मिल रही है मदद। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रजेश और अब समाचार विस्तार से। भारत और बांग्लादेश के बीच आज डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। भारत बांग्लादेश के वर्चुअल समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच चिलाहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच 55 सालों बाद कोई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के सहयोग की सराहना की। भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शेख मुजफ्फर सलमान पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना मेरे लिए पहले दिन से ही विशेष प्राथमिकता रही है। यह बात सही है कि वैश्विक महामारी के कारण यह वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन संतोष का विषय है कि इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा। चाहे वो दवाइयां या मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम करना हो, वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। इस सिलसिले में हम आपकी आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे। सार्क फ्रेमवर्क के तहत बांग्लादेश के योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुजीब वर्षों के अवसर पर मैं सभी भारतीयों की ओर से आपको बधाई देता हूं। अगले वर्ष बांग्लादेश यात्रा के निमंत्रण के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके साथ बंगबंधु को श्रद्धांजलि अर्पित करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। My gratitude to the Colonel, to the people of India, to the Mukti Bahini. We were free on that day. Only my sister Rihanna, Joy and myself, we are alive today. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV C-50 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित करेगा। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV का ये 52वां अभियान है। श्रीहरिकोटा स्थित द्वितीय प्रक्षेपण स्थल से आज दोपहर 3:41 पर PSLV C-50 रॉकेट अंतरिक्ष के लिए रवाना होगा। हालांकि इसके प्रक्षेपण का कार्यक्रम मौसम पर निर्भर करेगा। कल इसरो ने इसके 25 घंटे की उल्टी गिनती शुरू होने की जानकारी दी थी। CMS-01 इसरो का 42वां संचार उपग्रह है और इसे भारत की मुख्य भूमि के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को कवर करने वाले फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तृत श्री बैंड में सेवाएं मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया है। PSLV C-50 मिशन पर इस बार अकेले पेलोड के तौर पर यात्रा कर रही
CMS-01 सैटेलाइट से दूरसंचार सेवाओं में खास तौर पर सुधार होगा। इसकी मदद से टीवी चैनलों की पिक्चर गुणवत्ता सुधारने के साथ ही सरकार को टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन को आगे बढ़ाने और आपदा प्रबंधन के दौरान मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष किसान कल्याण मिशन के क्रियान्वयन तथा उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादन संगठन नीति 2020 का प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार बनी है तब से ही कर्ज माफी समेत तमाम बड़े फैसले किसानों के हित में लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने धान क्रय केंद्रों की प्रतिदिन समीक्षा करने के साथ ही उपज बेचने में किसानों को कोई दिक्कत न आए, इसके भी निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसानों की आय दोगुना करने को अधिकारी प्रतिबद्धता के साथ काम करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक परिषद एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रदेश अधिवक्ता समागम 2020 को संबोधित करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं ने आजादी के आंदोलन से अब तक देश के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। राजनीतिक नेतृत्व देने में भी अधिवक्ता कभी पीछे नहीं रहे हैं। लोगों को सहज सुलभ न्याय के साथ ही सामाजिक दिशा भी अधिवक्ता तय करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया सरल होनी चाहिए तथा वादकारी के हित सर्वोच्च होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण को शीघ्र कराए जाने का आश्वासन दिया। आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराया गया है। अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के तहत 1474 अधिवक्ताओं को कल्याण निधि से भुगतान किया गया है। 3 साल में दिवंगत अधिवक्ताओं के 471 आश्रितों को 23 करोड़ 11 लाख का भुगतान भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में प्रयागराज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बॉडी वर्म कैमरे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और मोबाइल सर्विलांस सिस्टम्स का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने माघ मेला तैयारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। और प्रदेश सरकार ने अपने फंड से क्रमशः यानी आवासीय भवनों के लिए 150 करोड़ रुपए और अनावासीय भवनों के लिए 400 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने के लिए अपना योगदान किया ही है। लेकिन प्रदेश के अंदर साथ साथ अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य, उच्च न्यायालय, अगर लखनऊ पीठ के लिए हम देखते हैं, वहां के लिए भी हम लोग धनराशि की व्यवस्था की, नए प्रस्तावित भवनों के लिए भी। और प्रदेश के अंदर चाहे वह न्यायालय भवनों के निर्माणों के लिए भी हमने आने वाले समय में भी जनपद स्तर पर या फिर प्रयागराज में भी, मुझे तो बताते हुए प्रसन्नता है जो यहाँ पे सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने भी कहा पहले कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हम लोग एक प्रयागराज में ही बनाने जा रहे हैं। और प्रयागराज के लिए हम लोगों ने दिया है, प्रयागराज के लिए अद्भुत चीज हम उसके माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, जो न्यायालय भवनों के लिए या फिर जहां पर नए भवन न्यायालय के बनने हैं उनके लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भी 600 करोड़ और 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उनके लिए प्रस्तावित, इन सभी कार्यों के लिए प्रदेश सरकार पहले ही कर चुकी है। अभी प्रदेश के अंदर यहां पर जो हमारे बार काउंसिल के माननीय अध्यक्ष कह रहे थे कि यहां पर हम लोगों ने न केवल न्यायिक अधिकारियों के आवास के लिए व्यवस्था की है, उसके लिए धनराशि अवमुक्त की है, लेकिन साथ साथ अधिवक्ताओं के चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग की एक बेहतरीन व्यवस्था हाईकोर्ट के पास सरकार दे रही है और बड़ी राशि सरकार ने उसके लिए स्वीकृत की है, जिसमें लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि सरकार खर्च करने जा रही है, जिसमें अच्छे चैम्बर उसके माध्यम से बनेंगे। इसके साथ ही प्रदेश ने अधिवक्ता 3 वर्षों में प्रदेश में अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत 1474 अधिवक्ताओं को कल्याण निधि से भुगतान किया गया है और अधिवक्ता की मृत्यु पर उनके परिवारजनों को मिलने वाली राशि आयु सीमा बढ़ाकर 70 वर्ष किए जाने का भी इसमें हम लोगों ने शासनादेश जारी कर दिया और उससे संबंधित धनराशि को भी जारी करने की कार्रवाई कर दी गई है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में लगाए गए 200 पब्लिक एड्रेस सिस्टम, 300 बॉडी वर्न कैमरे
और 40 मोबाइल सर्विलांस व्हीकल सिस्टम्स का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में लोकार्पण किया। पुलिस लाइन में उन्होंने मोबाइल सर्विलांस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत प्रयागराज में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में 11,000 कैमरों के द्वारा निगरानी की जा रही है। यातायात व्यवस्था के लिए 36 चौराहों पर सिग्नल, 40 स्थानों पर वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अन्य आधुनिक प्रणाली विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुंभ की दृष्टि से अत्याधुनिक सिटी बनाने का लक्ष्य भी सभी के सहयोग से प्राप्त किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडा राज, जंगल राज खत्म होगा और पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, जो बंटवारे वाला है उसमें भी बहुत कुछ हमारा है। इसलिए सारे विरोधी एक तरफ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और हम निश्चित तौर से 2022 में जितना जिसको ताकत लगाना हो लगा ले। फिर वह जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। और जो विरोधी सोचते हैं कि हम जंगल राज के बाद गुंडा राज, तो यह नहीं आने वाला है। अभी तो जंगल राज और गुंडा राज पश्चिम बंगाल से जाने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस लाइन प्रयागराज में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो हमारी ऑलरेडी ICCC हमारी 2 जगह हैं, कुंभ मेला ICCC और पुलिस लाइन का जो सिटी का स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम है, उससे 43 वाहनों का, उसमें 7 प्रिजन वैन है और 36 हमारी 112 की गाड़ियां जो इनोवा हैं, बोलेरोज हैं, उस पर हमने सर्विलांस सिस्टम लगाया जिससे वो रात में भी और जहां पे हमारे कैमरे कवर नहीं करते उन क्षेत्रों में हम एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। कोई वारदात है उसको हम कवर कर सकते हैं। तो इन गाड़ियों का उन्होंने लोकार्पण किया। इसके साथ साथ पूरे शहर में 206 जगहों पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा है, जिस पर हम कहीं से भी अपने कंट्रोल रूम में किसी भी माइक से एक साथ या 10 पे, 20 पे, 50 पे सेलेक्टिवली हम अपना अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उस पर कोविड का अनाउंसमेंट, ट्रैफिक का अनाउंसमेंट, लॉ एंड ऑर्डर का अनाउंसमेंट, किसी योजना का अनाउंसमेंट, तो उसका मल्टीपर्पज़ उपयोग हम कर सकते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम का, जो शहर के लिए बहुत उपयोगी होगा। और इसी के साथ साथ 300 बॉडी वार्न कैमरे जो हमारे जवान जो पब्लिक इंटरफेस में आते हैं, जो पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, विशेष करके ट्रैफिक के लोग या चौराहों पे जो हमारे पुलिस के लोग पिकेट पे रहते हैं, उनको हम दे रहे हैं, जिससे वो किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें। साथ साथ कोई पब्लिक का लोग हैं तो उनका भी व्यवहार कैसा है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बांदा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान बिल को किसान हितैषी बताते हुए विरोध करने वालों को विपक्ष की साजिश बताया। सम्मेलन में हजारों किसानों के अलावा बांदा सांसद और मंडल के चारों जिलों के विधायक मौजूद रहे। किसान बिल को लेकर सरकार और किसान संगठनों के प्रमुखों के बीच कई चरण की वार्ता फेल होने के बाद अब भाजपा ने किसान बिल के फायदे बताने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत बुंदेलखंड के बांदा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान की आड़ लेकर विपक्ष लोगों को भड़का रहा है और किसानों के अंदर गलत धारणाएं पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में बिल लाई है, जिसे विपक्ष अपने स्वार्थ के लिए गलत बता रहा है। किसान खेतों में काम कर रहा है और सरकार किसानों के हित में योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, सरकार किसान के हित में पीछे नहीं हटने वाली है। किसान पंचायत के माध्यम से जो किसान बिल पास हुआ है उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचे। जो धरना हो रहा है सरकार उनसे बात करने को भी तैयार है। जो विषय रखे उनको शंका लगा कि जो समस्या है किसानों की जमीन पर वो SDM के पास जाएगा। उनका आग्रह था कि कोर्ट में सिविल मतलब उनको करना चाहिए, उस पर भी सरकार तैयार है। यदि आप बात करते हैं तो ये भी हो। बाकी में जो उनकी समस्या थी उस पर तैयार है। फिर भी ये लोग किसके षड्यंत्र में हैं, क्या है, बात करना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। आदरणीय मोदी सरकार हमेशा किसानों के हित में निर्णय लिया है। चाहे पहले यूरिया ब्लैक होता था, लाठीचार्ज होती थी किसानों पर, आज कोई लाठीचार्ज नहीं होता है, न ब्लैक होता है। निम्नलिखित यूरिया सभी को उपलब्ध है। किसान सम्मान निधि सीधे खाते में लोग जा रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं। मंडी के बाहर बेचिए, चाहे मंडी में बेचिए, स्वतंत्र होकर बेचिए। किसान कंपनी को दे या न दे स्वयं कर सकता है, पहले भी बटाई पर देता था, इसलिए उसमें कोई खास बात नहीं है। किसानों की समस्या का समाधान उसमें, लेकिन ये 3 महीना बाद, 4 महीना बाद किस षड्यंत्र के तहत ये आंदोलन शुरू किए हैं ये समझ में नहीं।
किसान आंदोलन के बीच सरकार और संगठन ने किसानों से संवाद स्थापित करने के लिए किसानों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सहित कई नेता संबोधित करेंगे। गौतम बुद्ध नगर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रयागराज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा लखनऊ जिले में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। डीडी न्यूज यूपी पर 15 दिसंबर से नए परिवर्तन और नए समय के साथ प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार प्रातः 8 बजे से 8:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक, 3 बजे से 3:30 बजे तक प्रसारित किए जाएंगे। वहीं 5 बजे से 5:30 बजे तक उर्दू में खबरों का प्रसारण किया जाएगा। 6:30 बजे से 7 बजे तक समसामयिक कार्यक्रम चर्चा में प्रसारित किया जाएगा। शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार यूट्यूब पर डीडी न्यूज यूपी पर क्लिक करके देखे जा सकते हैं। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रादेशिक समाचार के प्रसारण में बदलाव की दर्शक अपनी राय दूरदर्शन समाचार की मेल आईडी ddnewslko@gmail.com पर दे सकते हैं। सेना के पूर्व अधिकारियों द्वारा गठित अतुल्य गंगा मिशन की ओर से गंगा परिक्रमा यात्रा को एनसीसी ग्रुप मुख्यालय प्रयागराज के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर एसके सिंह ने रवाना किया। ये यात्रा प्रयागराज के त्रिवेणी के पवित्र संगम नोद से गंगा मां की आरती पूजन के साथ शुरू हुई। ये परिक्रमा पदयात्रा प्रयागराज से प्रारंभ होकर गंगा सागर होती हुई गौमुख तक जाएगी और लौटकर 14 अगस्त 2021 को प्रयागराज में ही संपन्न होगी। इस दौरान 5100 किलोमीटर की ये यात्रा 45 शहरों, 5000 गांवों, जंगलों, पर्वतों और ग्लेशियर से होकर गुजरेगी। इस दौरान परिक्रमा पथ पर लगातार वृक्षारोपण सहित कई कार्यक्रम भी होंगे। इस यात्रा में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी कर्नल मनोज केशवर, लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लेहुमी, कर्नल गोपाल शर्मा आदि अनेक सैन्य अधिकारी भाग ले रहे हैं। 8 महीने तक चलने वाली इस पदयात्रा में गंगा में गिरने वाले तमाम छोटे बड़े नालों और सीवेज पॉइंट जिनके जरिए गंगा में गंदगी और प्रदूषण बढ़ रहा है, उनकी जियो मैपिंग की जाएगी। गंगा के किनारे रहने वाले युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। ये वेदों के समय पे मुंडमाल परिक्रमा होती थी। उसके बाद जो हमारा लिखित इतिहास है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। तो पहला तो हम अपने वैदिक इतिहास को की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। दूसरा, हम जो उद्देश्य है वो गंगा के प्रदूषण को चिन्हित करना है। गंगा जो हमको तारने के लिए धरती पे उतरी थी, आज इस देश की इस दुनिया की सबसे खराब नदियों में से एक हो गई है, प्रदूषित नदियों में से एक हो गई है। तो हम सब, और ये गंगा है जो 40% भारतीयों का सहारा देती है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इसकी देखभाल किस तरह करें। इसके लिए हम पूरे समाज को एक आईना दिखाएं कि गंगा कहाँ कहाँ गंदी हो रही है। मुंडमाल गंगा परिक्रमा का शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें आर्मी के वेटरन्स, रिटायर्ड लोग जो हैं वो गंगा को स्वच्छ रखने के लिए और गंगा को स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये परिक्रमा अंडरटेक किया है। इसमें जो है 6 लोग मुख्य रूप से 5100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, जिसमें पूरी गंगा नदी को यहाँ से लेके गंगोत्री, गंगा सागर और फिर वापस यहीं पे ये यात्रा 7 महीने बाद खत्म होगा। उन्नाव जनपद के सिरौती गांव के बच्चे शहर के किसी भी स्कूल से कम नहीं हैं।
उनकी टीचर ने अपनी आवाज में ऑडियो बुक से पढ़ाने का नया तरीका इजाद किया है। इस गांव के सभी बच्चे सुबह और शाम को किताब की तरह अपने हाथों में मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। ये छात्र मोबाइल पर अपने स्कूल से मैडम द्वारा नेट पर भेजे गए ऑडियो लेसन को सुनकर याद करते हैं। उन्नाव के इस छोटे से गांव सिरौती विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे आज कॉन्वेंट स्कूलों में किसी और छात्र छात्राओं से कम नहीं हैं। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक ने पाठ्यक्रम को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके नेट पर एक ऑडियो बुक और पॉडकास्ट चैनल बनाया है, जिसके माध्यम से यहाँ के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अध्यापिका द्वारा पाठ्यक्रम को छात्रों को समझाते हुए आवाज दी गई है। इसका फायदा छात्रों को पढ़ते समय मिलता है। इन छात्रों को लगता है कि जैसे टीचर क्लास में ही इनको पढ़ा रही हो। कोरोना में हम लोग स्कूल नहीं जा पाते, हमारी मैडम हमें ऑडियो करके भेजती है और हम लोग मोबाइल पर सुन लेते हैं और सभी लोग सुनते हैं और हमारी मैम की आवाज़ बहुत ही अच्छी है, हमें सुनकर बहुत मज़ा आता है और सभी याद हो जाते हैं। हमारे गांव के जितने भी लड़के पढ़ते हैं और विद्यालय जाते हैं तो प्रधान शिक्षिका महोदय जी ने एक ऑडियो पोल जारी रखा है, तो उनकी ममतामयी आवाज़ से लोग के साथ साथ बच्चे भी और हमारे भाई बहन भी पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत मज़ा आता है और वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पॉडकास्ट और ऑडियो बुक के माध्यम से सिलेबस तैयार करने वाली इन बच्चों की प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका, जिनको हाल ही में नेशनल टीचर अवार्ड से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है, इनका कहना है कि ऑडियो में डेटा खर्च कम होता है, जिसके कारण बच्चे किसी भी साधारण मोबाइल पर भी पाठ्यक्रम को सुनकर आसानी से समझ सकते हैं। 3 दिनों में इनके 173 छात्र इनके चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस अध्यापिका की तारीफ करते हुए कहा कि इन्हें जनपद में मिशन शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ऐसे शिक्षकों पर शिक्षा विभाग को गर्व है, जो नई विधा के साथ कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक डिजिटल इंडिया की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, तो उसी दिशा में मैंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने ऑडियोज रिलीज करना स्टार्ट किया, जिसको एज अ पर्सनल रेडियो स्टेशन या पॉडकास्ट बोल सकते हैं। इसका प्रभाव ये है कि एक तो इजीली एक्सेसिबल है, ज़रूरत नहीं रहती कि आप बराबर स्क्रीन पर देखें और कई बार मोबाइल की अवेलेबिलिटी घर में नहीं होती है, तो ये कम डेटा पर भी उपलब्ध है और इसकी मैं लिंक बच्चों तक भेजती हूँ और बच्चे उसको साधारण कीपैड वाले फ़ोन पर भी सुन सकते हैं। इसलिए मैंने ये प्रारंभ किया है। अगर आपने एंकर ऐप डाउनलोड किया है या आप सिर्फ लिंक के माध्यम से स्पॉटिफाई वगैरह पे सुन सकते हैं। इसका प्रभाव ये है कि बच्चे ही मुझसे कहते हैं कि मैम मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगा कि वीडियो से आगे बढ़ के कुछ नया सोचा जाए। कोविड में हम लोग लगातार कुछ ना कुछ नया सोच रहे हैं बच्चों को शिक्षित करने के लिए, तो मैंने अपना पॉडकास्ट रिलीज़ करना शुरू किया है, जिसमें मैं हर दिन 5 से 7 मिनट में एक चैप्टर पढ़ाने का बच्चों को प्रयास करती हूँ। और अभी तक आपको जान के आश्चर्य होगा कि 173 बच्चे हमारे यहाँ का पॉडकास्ट सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं। हमारे नवाबगंज क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय सोहरा मऊ है, जिसमें कि श्रीमती स्नेहिल पांडे हैं और उनको इस बार राष्ट्रपति पुरस्कार से भी, शिक्षक पुरस्कार भी से सम्मानित हुई हैं। उनके द्वारा स्मार्ट क्लास की भी उन्होंने अपने यहाँ व्यवस्था की है। ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी वो अपने बच्चों को शिक्षण कार्य करती रहती हैं और हम तो ये कहेंगे कि जो भी कोई विशेष कार्यक्रम होता है उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और पूरे बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार की मदद मिल रही है। मिर्जापुर जनपद को प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने केला हब घोषित किया। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रैगन फ्रूट और एलोवेरा का पौधा वितरित किया गया। महिलाओं ने भी परिवार की खुशहाली के लिए आधुनिक खेती को आवश्यक बताया। सीटी विकासखंड के पिपराडार में आयोजित किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को परंपरागत खेती के साथ ही ड्रैगन फ्रूट, केला और सब्जियों की खेती करने की सलाह दी गई। जिले में अभी 500 बीघा में केला की खेती की जा रही है, जिसे इस वर्ष 2000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले को केला हब बनने के बाद बड़े पैमाने पर खेती होगी तो इसका फायदा किसानों को मिलेगा। किसानों को उन्नत खेती करने की मंशा के अनुरूप और किसान का मुख्यतः जागरूक कि किसान जागरूक कैसे हो
किसान उन्नत खेती कैसे करे उसके बारे में यह पूरा प्रोग्राम था, जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो कृषि करती हैं उनके बीच में ये उद्यान विभाग ने कार्यक्रम किया है। आज मिर्ज़ापुर बनाना हब अगर घोषित हुआ है, यह 100% है कि किसानों के अंदर बहुत तेज़ी से जागरूकता बढ़ी है और केले की खेती तेज़ी से 3 साल के ऊपर हो गया और किसान को इससे बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। समूह की महिलाएं वो हम लोग एलोवेरा और ड्रैगन फ्रूट की खेती का प्रशिक्षण हम लोगों ने दिया और यहाँ पे उन महिलाओं को हम लोगों ने पौधे भी वितरण किया कि वो पौधा ले जाएं और अपने लगाएं। हर महिला को ड्रैगन फ्रूट पौधे, एलोवेरा के पौध और इसी तरह से उनको हम लोगों ने पिलर भी स्वरूप में दिया है। कार्यक्रम में फ्रूट और सब्जी की खेती करके मिलने वाले फायदे की जानकारी किसानों के साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी गई। खेती करने के आधुनिक तरीके का ज्ञान मिलने के बाद महिलाओं में ज्यादा उत्साह है। उन्होंने सरकार की योजनाओं को सराहा और भविष्य में आधुनिक खेती करने के लक्ष्य को चुनने का फैसला लिया है। हम लोग किसानी पारंपरिक विधि से किसानी करते हैं। धान गेहूं की किसानी करते थे और समूह से जुड़कर जो हम यहाँ आए, हमें नए तकनीकी से किसानी करने की जानकारी मिली। हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, जो हमें इस कार्यक्रम में शामिल होकर कुछ जानकारी मिली। इसमें हम लोगों को ड्रैगन फ्रूट और एलोवेरा के बारे में जानकारी दी गई, जिससे हमारी आय दोगुनी हो, हम महिलाएं आगे बढ़ सकें। हम लोगों को आज ड्रैगन के खेती तथा एलोवेरा के खेती के बारे में प्रशिक्षण एक दिवसीय था, इसमें हम लोग आए हुए हैं। हम लोग किसान महिला हैं, हम लोग को किसान करते हैं। किसान करने के बारे में हम लोग के यहाँ बताया गया, जैसे हम लोग पारंपरिक विधि खेती कर रहे हैं, इस समय हम लोगों को बताया गया है कि जैसे हम लोग एलोवेरा का या ड्रैगन का खेती हम लोग करेंगे, जिससे हमारी आय दोगुनी हो सकती है और हम लोग कृषि के कार्य में आगे बढ़ जाएंगे। और हम गांव की महिलाएं हैं जो कि हम लोग को जानकारी नहीं मिलती थी। मैं इससे बड़ा धन्यवाद देती हूँ मुख्यमंत्री योगी जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को कि इस तरह की योजनाएं अगर लाते रहेंगे तो हम गांव की महिलाओं को अच्छे ढंग से लाभ मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। महोबा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध विस्फोटक से भरी पिकअप में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामद किया है। विस्फोटक ले जा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले से जुड़े 2 लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। कबरई थाना क्षेत्र के गुगौरा चौकी के पास इस गाड़ी को जब पुलिस ने रोकना चाहा तो ड्राइवर इसे लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा करके इस गाड़ी को अपने कब्जे में लिया, जिसमें 25 बोरी अमोनियम नाइट्रेट, 5000 ईडी सेल, 5000 डेटोनेटर समेत 2,05,000 रुपए बरामद किए गए। गाड़ी में सवार हरनाथ यादव, मोहम्मद नईम और राज बहादुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शिवम यादव और हरिराम यादव की तलाश की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पिकअप को पकड़ा। उस पिकअप में 25 कट्टे अमोनियम नाइट्रेट थे। जांच करने पर उसमें 5,000 विस्फोटक और 5,000 ईडी भी मिली। उसमें मौके पर 3 लोग, हरनाथ यादव और मोहम्मद नईम ड्राइवर और राज बहादुर हेल्पर 3 लोग मिले। उनसे पूछताछ में पता चला कि ये जो माल था वो शिवम यादव और हरिराम यादव का है। तो मौके पर 3 लोग पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। बाकी जो 2 लोग हैं उनके लिए प्रयास जारी है, जल्दी ही गिरफ्तारी होकर जेल भेजा जाएगा। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल समिट में दोनों देशों के बीच चिलाहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का किया उद्घाटन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज संचार उपग्रह CMS-01 PSLV C-50 रॉकेट का करेगा प्रक्षेपण। टीवी चैनल, एजुकेशन और टेलीमेडिसिन में मिलेगी मदद। किसान आंदोलन के बीच प्रदेश के किसानों को लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। संगठन से लेकर सरकार तक किसानों से संवाद स्थापित करने के लिए कर रहा है किसान सम्मेलन। और उन्नाव जनपद के सिरौती गांव की शिक्षिका स्नेहिल पांडे छात्रों को ऑडियो बुक के माध्यम से दे रही है शिक्षा। कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा लेने में मिल रही है मदद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।